जाएगा कि बार बार ये एक ही चीज आएगी, फिर आप लोगों को बार बार मसला ना हो किसी किस्म का भी ना इसको डील करने में इंशाल्लाह। ओके, सो व्हेनेवर आपके पास है कि जब भी कोई पेशेंट एनीमिक होता है, लाइक पेशेंट एनीमिया के साथ आया है, आपको ये बात पता है कि अगली चीज आप क्या चेक करते हैं? एमसीवी पेशेंट का। ठीक है, एमसीवी नॉर्मली होता है 80 टू 100 का, फेमटोलीटर के अंदर होता है। एमसीवी अगर तो किसी पेशेंट का कम हो, या किसी पेशेंट का एमसीवी नॉर्मल हो सकता है, या किसी का एमसीवी ज्यादा हो सकता है। अब जिसका कम होगा ना तो उसका निमोनिक होता है टेल्स, TAILS। टी से क्या होता है? थैलेसीमिया। ए से एनीमिया किसी भी क्रोनिक डिजीज का, ठीक है, एनीमिया क्रोनिक डिजीज का। आई से आयरन डेफिशिएंसी, एल से लेड पॉइजनिंग, और एल से सिड्रोब्लास्टिक। अब मैं हर एक की डिटेल में नहीं चाह रहा, लेकिन आपको एक फ्लो चार्ट पता हो कि पेशेंट का एमसीवी कम हो तो आपने ये चार बीमारियां अपने जहन में सोचनी है। एमसीवी नॉर्मल को हम बाद में डिस्कस करते हैं, एमसीवी ज्यादा हो तो सीएनएस के डिसऑर्डर्स होते हैं। नहीं, एमसीवी ज्यादा हो तो आपने देखना है पेशेंट को सीएनएस के सिम्टम्स हैं। अगर किसी मरीज को सीएनएस के सिम्टम्स हों तो इसको हम कहते हैं दिस इज विटामिन B12। होता है ये मैक्रोसिटिक एनीमिया ही है। और अगर सीएनएस के सिम्टम नेगेटिव हो तो ये फोलिक एसिड विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब एक आखिरी चीज आपके पास आ जाती है कि बाजुकात कोई पेशेंट आपके पास ओपीडी में आते हैं जिनका एमसीवी नॉर्मल होता है, वो बेसिकली उसको हम कहते हैं दिस इज बेसिकली हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया जो होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रावेस्कुलर, या होता है एक्स्ट्रावेस्कुलर। अपना पूरी जिंदगी ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में आज आप रख लीजिएगा। इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस और एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस का क्लिनिकल कैसे पता चलता है? इंट्रावेस्कुलर में क्या होता है कि सीरम के जो हेप्टोग्लोबिन लेवल्स होते हैं उसके लेवल्स कम होते हैं, और एक्स्ट्रावेस्कुलर में LDH ज्यादा होगा, बिलिरुबिन ज्यादा होगा। ठीक है, पेशेंट की स्प्लीन एनलार्ज होगी, पेशेंट को गॉल स्टोन्स होंगे। ये सब क्लिनिकल साइंस होते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस के। अब एक होती है चीज कॉज क्या है, इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस या एक्स्ट्रावेस्कुलर। तो जो कॉज के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं, इसको मैकेनिज्म ऑफ एनीमिया कहा जाता है, कॉज। जब भी इंट्रावेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल के अंदर आरबीसीज टूट रहे होते हैं तो उसकी जो कॉज होती है वो एक्सट्रिंसिक टू आरबीसीज होती है, एक्सट्रिंसिक टू आरबीसीज। इसका मतलब क्या है कि अगर ये आरबीसीज हैं, या तो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई हैं, या आरबीसीज किसी नैरो जगह से गुजर रहे हैं तो आरबीसीज टूट रहे हैं। इसकी मिसाल आपके पास है हिमोलिटिक ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, उसमें आपके पास दो तरह की होती हैं, IgM एंटीबॉडीज बनती हैं या IgG। IgM बनती है ज्यादातर जब पेशेंट को माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो, और IgG बनती है जब पेशेंट को SLE या हॉजकिन लिम्फोमास हो। तो ये सब बातें ऑटो इम्यून के अंदर। यहाँ इसकी एक कॉज होती है हिमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम, या होती है TTP, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। अब हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में तीन चीजें होती हैं, एनीमिया होगा मरीज को, यहाँ पेशेंट के RFTs डिरेंज्ड होंगे, और पेशेंट के प्लेटलेट्स कम होंगे। इस ट्राइड को हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कहते हैं। TTP में यही चीजें होंगी लेकिन साथ फीवर ऐड हो जाएगा, और पेशेंट का CNS के सिम्टम्स होंगे। लेकिन ये सब होते क्या है? दीज ऑल आर बेसिकली इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, कॉज इज बेसिकली एक्सट्रिंसिक टू आरबीसीज, और ये सब उसकी एग्जांपल है। या बाज़ औक़ात पेशेंट को वाल्व्स डले होते हैं, उनमें से हेमोलिसिस होता है। जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस है इसकी जो कॉज होती है वो इंट्रिंसिक टू आरबीसीज होती है। मतलब क्या कि आरबीसीज की मेम्ब्रेन में कोई मसले होंगे, जिसमें आता है हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस, या जिसमें आ जाता है सिकल सेल। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये एनीमिया को ब्रॉडली क्लासिफाई करने का एक तरीका है। आप लोगों को उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को समझ आ गया होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? एनीमिया को क्लासिफाई करना आ जाएगा अब? ओके, सो इसको यहाँ पे अब हम रोकते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थोड़ा सा सिकल सेल डिजीज पेशेंट प्रेजेंट विद पार्वोवायरस इन्फेक्शन के साथ। तो पेशेंट को पार्वोवायरस इन्फेक्शन जब भी होगा तो बोन मैरो के अंदर ले जाके इन्फेक्ट करता है।
तो पेशेंट ए प्लास्टिक क्राइसिस के अंदर चला जाएगा। हेमोलिटिक क्राइसिस में तब जाता है अगर एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस हो। इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, दोनों सिकल सेल में होते हैं। ए प्लास्टिक क्राइसिस में रेटिकुलोसाइट काउंट कम होता है, यूएस असेंबली स्टेप 2 में बहुत एमसीक्यूज ही आता है, और रेटिकुलोसाइट काउंट ज्यादा होता है हेमोलिटिक क्राइसिस में। तो ये दोनों को डिफरेंशिएट करने का तरीका है, ठीक है। लेकिन जब भी पार्वो वायरस का इन्फेक्शन होगा तो आपने ए प्लास्टिक क्राइसिस सोचना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कि एक पेशेंट 20 ईयर ओल्ड लेडी है, वो प्रेजेंट की है विद सीवियर, उसको मेनोरेजिया है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है आफ्टर इंजरी, उसका पीटीडी रेंज्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देना चाहता हूँ। देखिए, कोगुलेशन फैक्टर 12 एक्टिवेट करता है 11 को, 11 एक्टिवेट करता है 10 को, बीच में फैक्टर 8 इन्वॉल्व होता है, 8 और 9 भी इन्वॉल्व होते हैं। फैक्टर 7 एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को, और इसका एक निमोनिक होता है 1 2 5 10। ये होता है कॉमन पाथवे, ठीक है। ये सारे का सारा आपका कौन सा होता है, इंट्रिंसिक पाथवे। दिस इज इंट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक पाथवे की मॉनिटरिंग आप कैसे करते हैं, एपीटीटी से। और ये सारा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसकी मॉनिटरिंग आप करते हैं पीटी से। ये आई नो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग एमसीक्यू होता है, बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं। पॉपुलेशन फैक्टर, ये आपके पाथवेज के जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं ये इंट्रिंसिक पाथवे में होते हैं, और इसमें मॉनिटरिंग एपीटीटी से होती है। ये क्यों बता रहा हूँ, अगर किसी को फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है तो एपीटीटी उसका ज्यादा होगा। अगर किसी का फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी है उसका पीटी ज्यादा होगा। या अब एक और बात, फार्माकोलॉजी यहाँ पे लिंक करते हैं। हेपरिन जो होती है वो इस पाथवे पे एक्ट करती है, इंट्रिंसिक, और वार्फरिन एक्ट करती है एक्सट्रिंसिक पाथवे पे। समझ आ गई। लेकिन हमारी थोड़ी सी हार्ड लकी होती है कि पीटी को हम मॉनिटर नहीं कर सकते, इसलिए हम आईएनआर को देखते हैं फॉर द एक्सट्रिंसिक पाथवे। इसीलिए जो पेशेंट वार्फरिन पे होते हैं उनका आईएनआर 2 to 3 तक आप रखते हैं। तो लिविंग एवरीथिंग बिसाइड, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर किसी मरीज का पीटी ज्यादा है तो आप कौन सा पाथवे सोचेंगे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक में फैक्टर 7 आता है, इसलिए राइट आंसर इज फैक्टर 7। 6 ईयर ओल्ड है, डायग्नोज किया था सिकल सेल का, 2 दिनों से उसको फीवर है और डीपली जॉन्डिस्ड है। अच्छा, उसका एचबी भी कम है, उसके टीएलसी हाई है, और प्लेटलेट्स उसके नॉर्मल है। तो अब पेशेंट का एचबी कम हो गया, पेशेंट है कौन सा, सिकल सेल डिजीज का। अब मैंने आपको बताया सिकल सेल डिजीज में दो चीजें होती हैं, या एप्लास्टिक क्राइसिस होता है, या जो हमारे पास होता है हेमोलिटिक, ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या एक ऐसी चीज है जिससे क्लू गया है कि ये हेमोलिटिक क्राइसिस में गया है, पेशेंट का हेमोलिसिस हो रहा है, वो कैसे पता चला है कि पेशेंट की जॉन्डिस आ गया। मैंने आपको बताया था जॉन्डिस जब भी होता है तो वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस में होता है, कि स्प्लीन में आरबीसी टूट रहे हैं, इसलिए उस पेशेंट के सिनेरियो में जॉन्डिस था, फीवर था, और आप इसमें चूज करोगे कि दिस इज हेमोलिटिक क्राइसिस। सेम में अगर जॉन्डिस ना होता, फीवर के साथ कहता कि पेशेंट की चीक्स के ऊपर रैश है, फिर आप कहते हैं कि दिस इज एप्लास्टिक क्राइसिस। 45 ईयर ओल्ड वुमेन है, प्रेजेंट की फैटिगेबिलिटी, सीपी उसका एचपी कम है, एमसीवी रेज्ड है, ल्यूकोसाइट्स बाकी सब कुछ ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट का एमसीवी ज्यादा हो, पेशेंट को इजी फैटिगेबिलिटी हो, तो मैंने आपको बताया था एमसीवी ज्यादा हो तो ये क्या होता है, मैक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। मैक्रोसिटिक में एक बात याद रखिएगा, आप लोग एक टर्म यूज करते हैं मेगालोब्लास्टिक, ये भी मैक्रोसिटिक होता है, लेकिन मेगालोब्लास्ट आपको स्मीयर पे नजर आते हैं, बोन मैरो पे। फर्क इन दोनों में ये होता है कि मेगालोब्लास्टिक का मतलब, मेगालोब्लास्ट सिर्फ आरबीसीज नहीं होते, मेगालोब्लास्ट आपके टंग भी हो सकती है, इसीलिए B12 की डेफिशिएंसी में उसको स्ट्रॉबेरी टंग कहते हैं। मसला ये होता है कि जब भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो ये कोर कॉन्सेप्ट अपने जहन में याद रखिएगा, B12 हो या फोलिक एसिड हो, इन दोनों की जब डेफिशिएंसी होती है तो डीएनए की सिंथेसिस कम हो जाती है। तो आरबीसीज क्या होता है, उनके अंदर डीएनए ने ना टूट के कंडेंस होना होता है, मतलब इतना बड़ा है ना तो इसने इतना सा हो जाना होता है। इस कंडेंसेशन के प्रोसेस में विटामिन B12 इन्वॉल्व होता है। तो अगर किसी मरीज के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, तो ये कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो ये आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस बहुत बड़ा रह जाएगा। इस वजह से जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको मैगेलोब्लास्ट नजर आएंगे।
तो ये मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसिटिक एनीमिया B12 और फोलिक एसिड में होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? किसी को कोई मसला इसमें, कोई इश्यू तो नहीं है? मैं थोड़ा तेज तो नहीं चल रहा? साथ साथ मुझे जल्दी बताना क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही होती है। ओके सो हमारे पास एक ओल्ड मैन है, उसको 3 मंथ की हिस्ट्री ऑफ फैटिगेबिलिटी बैक पेन के साथ है। बैक पेन का थोड़ा सा एक्सप्लेन करने कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेबोरेटरी में हीमोग्लोबिन उसका कम है, सीरम कैल्शियम लेवल रेज्ड है, यूरिन में प्रोटीन पॉजिटिव आ रहा है, मल्टीपल माइलोमा इज कंफर्म। तो बोन मैरो में वो आपसे पूछना चाह रहा है क्या होगा, 10% से ज्यादा मोनोक्लोनल अगर सेल्स होंगे, क्लॉक फेस क्रोमेटिन और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ये एक टिपिकल होता है प्लाज्मा सेल्स की हिस्टोलॉजी। तो ये आपने कहना है ये वाली जो चीजें हैं 10% लिम्फोसाइट और इंट्रान्यूक्लियर सूडो इंक्लूजन, ये साइटोमेगाला वायरस में होती हैं। लेस देन 10% होता तो मोनोक्लोनल गोमोपैथी ऑफ अनसिग्निफिकेंट रीजन इसको कहते हैं। ये आपके स्कोप से बियॉन्ड है। सिकल सेल का पेशेंट है, पार्वो वायरस से आया है, प्लास्टिक क्राइसिस में चला गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। रियल स्टोरी, एंडोक्राइन हर जगह पे लिखने गया, इट्स हेमाटोलॉजी। पेशेंट प्रेजेंट विद हेमार्थ्रोसिस, हिस्ट्री ऑफ ब्लीड आफ्टर सर्कमसिजन। तो पेशेंट का एपीटीटी प्रोलॉन्ग्ड हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, इंट्रिंसिक पाथवे में मसला है। तो ये फैक्टर 8 का मसला आ रहा है। बेसिकली ऑटोसोमल डिजीज, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। ये लाइक क्या इनमें से वान लिबरन नहीं है, आईटीपी नहीं है, बर्नार्ड सोली नहीं है, बल्कि हीमोफीलिया है। एक पेशेंट है मेनरेजिया के साथ है, पीटी उसका ज्यादा है, ये फैक्टर 7। दो मिनट, पेशेंट का एग्जामिनेशन में एपीटीटी पेशेंट का नॉर्मल है और पेशेंट का पीटी प्रोलॉन्ग है। तो इनमें से पेशेंट का कौन सा एबनॉर्मल होगा? आई थिंक सो ये थोड़ा सा गलत हो गया। पीटी प्रोलॉन्ग है तो फैक्टर 7 उसका एबनॉर्मल होगा। ठीक है। पेशेंट इज ब्रॉट टू शॉक एंड ब्लीडिंग फ्रॉम प्रोफ्यूज राइट लेग। तो प्रायोरिटी उसकी मैनेजमेंट में क्या होगी अगर पेशेंट शॉक में हो? ठीक है, तो आप उसको व्हाट इज अ प्रायोरिटी इन मैनेजमेंट? शॉक वाले मरीज में जाएगा एक्टिव सोर्स जो भी होगा ब्लीडिंग का, उसको आप स्टॉप करोगे, तो ब्लीडिंग को प्रेशर से स्टॉप करने की कोशिश करोगे। चाइल्ड develops infection of the finger within few minutes after inflammation begins। तो फर्स्ट डिफेंस आपसे इनिशिएट होगी है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, व्हाट इज द लाइन, व्हाट इज दिस लाइन ऑफ डिफेंस मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी? तो अब होता ये है कि किसी भी जगह इन्फेक्शन होता है तो एओसिनोफिल काउंट नहीं राइज होगा, वो तो पैरासिटिक इन्फेक्शन में होता है। मोनोसिटिक इन्वेजन नहीं होती, न्यूट्रोफिल इन्वेजन अब इन्फ्लेम टिश्यू या टिश्यू इन्वेजन बाय द मैक्रोफेजेस। फर्स्ट लाइन में याद रखिएगा हर जगह पे रेजिडेंट मैक्रोफेजेस होते हैं। अब आप मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे माइक्रोफेजेस के डिफरेंट नेम। स्किन के अंदर जो मैक्रोफेज होते हैं उनको क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बताएं। स्किन वालों को क्या कहते हैं, बोन वालों को क्या कहते हैं, ब्रेन वालों को क्या कहते हैं, किडनी वालों को क्या कहते हैं, ब्लड में क्या होते हैं? ब्लड वाले तो मैक्रोफेजेस ऐड हो गए। स्किन में उनको डेंड्रिटिक सेल्स कहते हैं, बोन में ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं, ब्रेन में माइक्रोग्लाया कहते हैं, और किडनी में मेसेंजियल सेल्स। अब आप मुझे जल्दी जल्दी बताएं लिवर वालों को क्या कहते हैं? जल्दी, लिवर वालों को क्या कहते हैं? लिवर वाले जो मैक्रोफेजेस होते हैं, कुफर सेल्स, एक्सीलेंट कफर होते हैं। पेशेंट रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शी डेवलप राइगर्स, चिल्स और पेन एब्डोमेन, सर्कुलेटरी आफ्टर 50 ml। लाइकली काज क्लिनिकल फीचर्स का क्या है? कितने मिनट बाद उसको हुआ है? राइगर और चिल डेवलप हो गया ना, तो आफ्टर रिसीविंग। तो ये बेसिकली पेशेंट को इनकम्पेटिबिलिटी है। ठीक है, जो विद इन फ्यू मिनट्स होता है वो बेसिकली पेशेंट को एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी होती है। नॉन केस हाइपरथायराइड का प्रोपाइल थायरोइड लेट है, अब वो आया फैटिगेबिलिटी, शॉर्टनेस ऑफ ब्लड, ब्लीडिंग और रिपीटेड इन्फेक्शन, पैनसाइटोपिनिया। अब हाइपर प्रोपाइल थायरोइड से बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट का डायग्नोस्टिक फॉर दिस प्रेजेंटेशन क्या होगा? असल में हाइपरथायरिज्म से थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाह रहा है। वैसे कार्बामेज़ोल जो होती है ना, इससे होता ये है कि डब्ल्यूबीसीज का काउंट कम होता है। तो पीटीयू प्रोपाइल थायरोइड से बिल्कुल नहीं होता, इसलिए आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। आपने अगली चीज भी मेंशन करना है कि पेशेंट को फटीग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कि एचबी उसका कम है,
ब्लीडिंग फ्रॉम डिफरेंट ओरिफिस है, प्लेटलेट्स कम है, ठीक है, और इन्फेक्शन है, WBCs कम है। ये तीनों चीजें जब किसी सिनेरियो में एक्यूट हिस्ट्री के साथ पैनसाइटोपिनिया उसको कहते हैं, जब तीनों कम हो, ठीक है। तो पैनसाइटोपिनिया में आप सोच रहे होते हैं ल्यूकीमिया है। ल्यूकीमिया का डायग्नोसिस बनता है जब 30% से ज्यादा ब्लास्ट सेल्स आपको नजर आए, किधर, बोन मैरो में। तो इसलिए यहाँ ये हो सकता है एप्लास्टिक एनीमिया की तरफ भी हो सकता है पेशेंट, दोनों हो सकते हैं। तो इन दोनों को भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको पेशेंट का चाहिए बोन मैरो एग्जामिनेशन। अगर इसी सिनेरियो में मैं कहता कि एग्जामिनेशन पे ना स्प्लीन नहीं है लार्ज, एक बात मेरी याद रखिएगा, पैनसाइटोपिनिया विदाउट एनी विसरा पैल्पेबल इज ऑलवेज एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इसलिए मैंने बिल्कुल इसको एप्लास्टिक नहीं कहा क्योंकि इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। एक पेशेंट आया, उसको स्किन के ऊपर लियंस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फटीगेबिलिटी है, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया है, ये 20% से ब्लास्ट सेल्स है पेरिफेरल स्मीयर में, MPO पॉजिटिव सेल्स हैं, ये माइलाइड, कोई ना कोई माइलाइड लीनेज का मसला है क्या, ये माइलाइड ल्यूकीमिया है। कैसे पता चला है, ब्लास्ट सेल्स, बेबी सेल्स नजर आ रहे हैं, बी से याद रखिए, बेबी सेल्स ल्यूकीमियाज में होते हैं। अच्छा, अब ये कौन से माइलाइड ल्यूकीमियाज में, माइलाइड लीनेज से क्या क्या बनता है, RBCs बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं, बेसोफिल्स बनते हैं, मोनोसाइट्स बनते हैं, यही बनते हैं ना, लिम्फोसाइट्स तो बिल्कुल नहीं बनते। ये एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया एग्जैक्टली गुड, ये वो है। ऐसे किसी को पता है ये एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया में से कौन सा वेरिएंट होता है जिसमें जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया होता है, इसमें मोनोसाइट्स रहता होता है। ये लिम्फोसाइट्स तो बिल्कुल नहीं है, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया भी नहीं है क्योंकि CML के अंदर माइलोपोरोसिडेक्स पॉजिटिव सेल नहीं होते। पर्सन बी ट्रीटेड फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो 2 वीक्स के बाद आया है। तो पहला रिस्पांस क्या होता है, रेटिकुलोसाइट्स काउंट पेशेंट की इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फीमेल प्रेजेंट फटीग, टिंगलिंग सेंसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीएनएस के सिम्टम्स हैं। पेरिफेरल स्मीयर शोज ओवल मैक्रोसाइट्स, तो मैंने आपको कहा था MCV जब भी ज्यादा हो आपने दो चीजें देखनी है, CNS के साइंस हैं या नहीं है। अगर हैं तो B12 की डेफिशिएंसी है, अगर नहीं है तो फोलिक एसिड है, ठीक है। अगर MCV ज्यादा हो, दिस इज B12 डेफिशिएंसी। 16-year-old प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट तो नहीं, पैरा 2 है, प्रेजेंट विद हेडेक, लाइट पेन, पेल स्किन, CBC में हेमोलिटिक एनीमिया आ गया, लैब्स शो HB थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस फॉर द अंडरलाइंग काज क्या होगा। अब हेमोलिटिक एनीमिया में पेशेंट में अगर हेमोलिटिक एनीमिया आ रहा है, फीवर है, पेल स्किन है, तो क्या ये वाइवेक्स मलेरिया हो सकता है। डेंगू में होता है एनीमिया, कालाजार में होता है, नो। फेल्सीपैरम के अंदर, वाइवेक्स के अंदर जो होता है, वाइवेक्स बेसिकली प्रेगनेंसी में लेस लाइकली है। अब इसमें ज्यादातर ये हम प्रेवलेंट भी यही है, फेल्सीपैरम, ठीक है। इसलिए वाइवेक्स की तरफ हम नहीं जाएंगे, वाइवेक्स के अंदर और सिम्टम्स हो सकते हैं, वो आपको पता है, वो हिप्नोसाइड स्टेट्स उसमें बनती है, ठीक है, और वो टर्शन फीवर होता है। 50 years मेल है, OPD में आया, कंप्लेन वेट लॉस, सटाइटी है, डिस्फेजिया है, वॉमिटिंग है, देयर इज अ लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फेडिनोपैथी, एंडोस्कोपी की है, गैस्ट्रिक कैंसर आ गया। तो रिस्क फैक्टर आपसे पूछना चाह रहा है कौन सा है, B12 डेफिशिएंसी भी नहीं है, डायबिटीज भी नहीं है, हाई प्रोटीन टेक भी नहीं है, परनीशियस एनीमिया है रिस्क फैक्टर। एक और रिस्क फैक्टर भी है, नाइट्रोसामाइनाइज, और ब्लड ग्रुप पेशेंट का अगर A हो। वैसे ये वजह नहीं पता, लेकिन ये चीजें लिंक होती हैं, जापान के लोगों के अंदर होता है, ठीक है। 5-year-old चाइल्ड OPD में आया है, फटीग है, टाइड बच्चा है, बच्चा आया हुआ है, ये याद रखने। फिजिकल एग्जामिनेशन में कंजक्टिवल पेलर है, येलविंच, अस्पांस और काइलिकोनी की आयरन डेफिशिएंसी है, लो सोशियो स्टेटस के साथ है। तो आप उसकी अगर इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, फेरेटिन लेवल कराएं, आयरन के स्टोर्स चेक करें। इसमें कैसे पता चला आपने फेरेटिन की तरफ जाना है, काइलोनिकिया जो होता है ना, वो आयरन डेफिशिएंसी में होता है, ठीक है। आयरन में आपने आगे फेरेटिन देखना है, फेरेटिन क्या होगा वैसे, कम, और TIBC क्या होगी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा। बच्चा ब्लीडिंग टेंडेंसी के साथ है, हीमोफीलिया सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो क्या उसमें ज्यादा प्रोलॉन्ग होगा, PT या APTT। ये बात तो मैंने आपको अब समझा दी, आज जिंदगी में याद रखनी, APTT, ठीक है।
कौन सी ड्रग यूज को मॉनिटर करने के लिए हेपेटाइटिस यूज होता है? हेपेरिन। On a routine screening, 1-year-old child noted to have microcytic anemia. अब माइक्रोसिटिक से फौरन अपने जहन में टेल्स लिख देना, TIALS। फॉलो अप हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस डिमॉन्स्ट्रेटेड इंक्रीज हीमोफिलिया A2। तो क्या हीमोग्लोबिन A2, तो आपके जहन में क्या गया? थैलेसीमिया रिस्कस सोड है। ठीक है, लाइकली काज क्या है? बीटा थैलेसीमिया ट्रीट। अच्छा, अब आपको एक बात बताऊं, ये भी एमसीवी कम के साथ होता है, ये भी एमसीवी कम के साथ होता है, इसमें एमसीवी नॉर्मल होता है क्योंकि ये हिमोलिटिक होता है। तो आपने आप तीनों को कैसे रूल आउट किया है? ये क्या चीज ऐसी थी? इलेक्ट्रोफोरेसिस हीमोफीलिया थैलेसीमिया के अंदर होती है, और इसमें यही होता है कि जो नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन होती है ना, HbA, ये कम होती है, और HbA2 भी ज्यादा होती है, और HbF2 भी ज्यादा होती है, F सॉरी ज्यादा होती है। ठीक है, यंग पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, ब्लीडिंग हो रही है नाक से, ब्लीडिंग टाइम आपको ज्यादा आया, तो मतलब प्लेटलेट्स का मतलब फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी भी है। डायग्नोसिस क्या होगा? हीमोफीलिया ए। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हीमोफीलिया ए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग टाइम भी ज्यादा है। अच्छा, एक बात याद रखिए, आई थिंक सो दिस इज अ राइट टाइम टू एक्सप्लेन। किसी भी, ये ब्लीडिंग टाइम है और ये है क्लॉटिंग में पीटी और एपीटीटी। ठीक है, किसी भी मरीज का, और इधर प्लेटलेट्स, ब्लीडिंग टाइम की जगह मैं प्लेटलेट्स कह रहा हूँ, ब्लीडिंग टाइम या प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम, किसी मरीज का अगर ब्लीडिंग टाइम ज्यादा हो, एपीटीटी नॉर्मल हो, ये सब नॉर्मल हो, तो आपने सोचना है किसको प्लेटलेट्स के मसले हैं। उसमें आप सोच सकते हो कि आईटीपी हो सकता है मरीज को, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्परा। अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो तो फिर आपने बर्नार्ड सोलियर सोचना है। अपने ध्यान में ये याद रखने, अगर किसी मरीज का प्लेटलेट्स कम होंगे, ये बात याद रखिएगा। ब्लीडिंग टाइम की मैं इस वक्त ना ज्यादा बात कर रहा हूँ, प्लेटलेट्स की अगर बात करूंगा वो कम होंगे। अगर किसी मरीज में ब्लीडिंग टाइम बिल्कुल नॉर्मल हो, पीटी ज्यादा हो और एपीटीटी नॉर्मल हो, तो ये पेशेंट का एक्सट्रिंसिक पाथवे में कोई मसला है, या पेशेंट वारफरीन के ऊपर है। सिमिलरली अगर किसी पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल हो, पीटी नॉर्मल हो, एपीटीटी ज्यादा हो, तो इसको या तो हीमोफीलिया होता है या ये हेपरिलेट होता है। क्लियर? अगर किसी मरीज का ब्लीडिंग टाइम भी ज्यादा हो, पीटी भी ज्यादा हो, एपीटीटी भी ज्यादा हो, ये डीआईसी के अंदर होता है। और इसमें प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, अगेन वही बात, प्लेटलेट्स अपोजिट होते हैं। प्लीज 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 कोई बच्चा ये ना समझ ले कि मैं इसमें प्लेटलेट्स की बात, प्लेटलेट्स अपोजिट होते हैं ब्लीडिंग टाइम की हमेशा। अगर ब्लीडिंग टाइम ज्यादा हो रहा है तो प्लेटलेट्स कम है, तो तभी ज्यादा हो रहा है ना। तो ये एक ना अपने जहन में एक थोड़ा सा समझना, आपको समझ आ गया एवरीवन? फाइनल जिंदगी में डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लेंगे आप लोग। जब भी कोई आपसे कोगुलेशन के डिफेक्ट है, ये प्लेटलेट्स कम कर रहा है, ये वो कम कर रहा है, आप समझ लेंगे इस चीज को। जल्दी बताया करे, कोई एक टाइप कर दिया करे ताकि मैं आगे निकलूं। ओके, सो फीमेल है, हेशिमोटो थायराइडिटिस है। अपने कान खड़े कर लेने जब भी किसी मरीज को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो। डिस्पेजिया है, रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, लिम्फ नोड्स पैल्पेबल है, तो लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा? अच्छा, हाशिमोटो वालों में या जिन पेशेंट में पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है, इन दोनों में माल्टोमा का रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, लिम्फोमा होता है ये, तो ये लिम्फोमा का रिस्क ज्यादा होगा। ओल्ड लेडी है, एब्रोप्शो प्लेसेंटा के साथ आई है, मॉर्निंग में 12 घंटे बाद डिलीवरी हो गई है। अब पेशेंट को क्या हुआ है? काम की बात पड़े, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, पेशेंट कोई टीयर नहीं है वजाइना में, एचबी उसका कम है, प्लेटलेट्स उसके कम हो गए हैं, फाइब्रोइड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ज्यादा हो गई है। अब आप लोग बताएं, अगर मैं कहूँ पीटी और एपीटीटी भी ज्यादा हो गई, क्या हुआ पेशेंट को? डायग्नोसिस बताएं। डीआईसी में चली गई है, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? उस पेशेंट को आपने होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। क्यों? क्योंकि उसमें कोएगुलेशन भी होगी, फैक्टर्स भी होंगे, एचबी भी हो जाएगा, प्लेटलेट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेडी है, लिम्फेडिनोपैथी के साथ आई है, हिस्टो पे आपको ग्रेनोमास नजर आए हैं, तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस अगर टीबी का करना हो तो क्या होगा? केजियस नेक्रोसिस चाहिए होती है, सिर्फ टीबी में होती है।
फोर आर्म पेशेंट ने कट कर लिया है आफ्टर फॉल, उसका वुंड अगले दिन ना कम हो गया साइज में, तो कौन से सेल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं? इनमें से हिस्टियोसाइट्स भी नहीं करते हैं, स्मूथ मसल भी मायोफाइब्रोब्लास्ट करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते, मायोफाइब्रोब्लास्ट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ये एफसीपीएस का बड़ा फेवरेट एमसीक्यूज है। इमरजेंसी में एक मरीज आया है, पेशेंट बेहोश है, बीपी उसका कम है, हार्ट रेट उसका ज्यादा है, प्लेटलेट्स काउंट उसके कम हो गए, पीटीए पीटीटी इंक्रीज है, 6 डेज पहले उसकी सर्जरी हुई है। मैंने आपको क्या कहा था? प्लेटलेट्स अगर कम है, पीटी ज्यादा है, एपीटीटी ज्यादा है, ये क्या हुआ है? डीआईसी में चला गया, लाइकली ना डायग्नोसिस डीआईसी है। पेशेंट का एचबी कम है, एमसीवी कम है, टेल्स का निमोनिक आपके जहन में आ गया। पेशेंट आल्सो हैज स्प्लीनोमेगाली। हाउ विल यू डिफरेंशिएट थैलेसीमिया फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? क्या करेंगे तो पता चलेगा? क्या आप एमसीवी देखेंगे? क्या आप रेटिकुलोसाइट्स काउंट देखेंगे? क्या आप टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट देखेंगे या हेमाटोक्रेट? आई एम रियली सॉरी, ये इन्होंने गलत एमसीक्यूज कर दिया आपसे। रेटिकुलोसाइट्स काउंट से तो नहीं आप कह सकते, दोनों में कम हो सकता है, लेकिन चले फिर भी ठीक हो सकता है, हम कह सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इसका असर होना चाहिए था इलेक्ट्रोफोरेसिस, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका रेटिकुलोसाइट काउंट का ये है कि थैलेसीमिया में ज्यादा होगा रेटिक्स काउंट, क्योंकि हेमोलिटिक की कैटेगरी में ये आता है। लेकिन हेमोलिटिक इन ब्रॉडर सेंस तो नहीं होता, लेकिन ये हेमोलिसिस हो रहा होता है इसमें, इसलिए रेटिक्स काउंट ज्यादा हो सकता है। लेकिन एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस आई विल गो विद दीज ऑप्शंस वर रॉन्ग। ठीक है, आपको इंशाल्लाह एग्जाम में ये आएगा। वेजिटेरियन बंदा है, मतलब ये कि वेजिटेरियन जब भी स्ट्रिक्ट होता है तो इसके विटामिन बी 12 कमी होती है। मैं पूरा एमसीक्यूज पढ़े बगैर आपको डायग्नोसिस बता रहा हूँ। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, चुप करके विटामिन बी 12 सोचना है। अब आगे पढ़ो बेशक। सीबीसी डन शोज एचबी कम, एमसीबी थोड़ा सा अच्छा 80 से 100 तक नॉर्मल होता है, लेकिन कहते हैं ये है कि 90 से ऊपर चला जाना तो अभी मैक्रोसिटिक ही होता है। हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स है स्मीयर पे, तो क्या काज है? मैगेलोला। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको एक बात बताई ना कि आरबीसीज में न्यूक्लियस ने कंडेंस होना होता है, छोटा होना होता है, तो विटामिन बी 12 चाहिए। तो जब ये कंडेंस नहीं ना होता, ये पता है करता है, सेगमेंट्स बना देता है। तो ये जो टर्म लिखी होती है ना हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ये इसी वजह से विटामिन बी 12 में आती है। नंबरनेस और टिंगलिंग सेंसेशन वाला सिनेरियो विटामिन बी 12 का दोबारा आया होगा, सॉरी। सो होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा सा मैं तेज गया हूँ, सॉरी, बट मैंने कोशिश की आपको